हेलो स्टूडेंट, डिपिन क्लासेस एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि देखिएगा, अब ठंडियाँ पड़ने लगी हैं, बच्चे पढ़ने के प्रति बड़ा कम जागरूक हो चुके हैं और बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब में आ रहा है और बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है पूरी तरह से गिरता चला जा रहा है। ठीक है, अभी हमने अपने कोचिंग में कुछ टेस्ट लिए तो बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत गड़बड़ था। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, यहाँ राजस्थान की जगह पर बात है। ठीक है, बच्चों का जो स्तर है पढ़ाई के प्रति वो पूरी तरह से गिरता चला जा रहा है। ठीक है, कुछ हमने जो छोटे छोटे टेस्ट लिए थे, जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के चैप्टर यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के पहले चैप्टरों को टेस्ट लिया। उन टेस्टों से कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए थे तो उनके क्वेश्चनों का सॉल्व जो है हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आपको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी देखिए, आप भी पढ़िए, आप भी चेक करिए क्या ये हमको ये सारे क्वेश्चन आते थे। अगर नहीं आते थे तो ये समझिए आप भी उसी श्रेणी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई का स्तर आप थोड़ा सा तेज करिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के, क्योंकि परसेंटेज का बहुत इफेक्ट होता है और बच्चों को बेसिक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझिएगा कि आपको सारे सवाल आने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल हमने क्या दिया था, बच्चों ने उसका क्या आंसर किया। जिन बच्चों का सही है वो अपने लगा करके एक बार प्रयास करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करो। मतलब यक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। मतलब है कि सपोज दैट ये कोई बिंदु है, क्या है, इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु से यानी P बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी यानी यहाँ पे टोटल मान लीजिएगा A बिंदु है और इस P के निर्देशांक है x, y मान लीजिएगा। तो P से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितना है 7,1। मत समझ रहे हो ना बात को। और P से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी यानी इसको मान लीजिएगा B और इसके निर्देशांक है 3,5। मतलब P से A के बीच की दूरी यानी PA कह सकते हो और P से B के बीच की दूरी यानी PB कह सकते हो। दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। P से यानी इस बिंदु से A के बीच की दूरी, इसी बिंदु से B के बीच की दूरी, दोनों दूरियां बराबर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि PA स्क्वायर बराबर का हो जाएगा PB स्क्वायर। नहीं कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। अब बताइए, यहाँ पे आ जाइए, ये P एक बिंदु है और A भी एक बिंदु है, B भी एक बिंदु है। तो आप जैसे आपसे कहा जाए PA, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है वो D बराबर सूत्र होता है अंडर रूट आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर कह सकते हो। अब जब ये PA के बीच की दूरी निकाला जाए, PA के बीच की दूरी पहले निकालेंगे तो ये मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, PA के बीच की दूरी तो अंडर रूट लगाएंगे। अब x1 का मान देखिए, x1 माइनस x2, x1 का मान x है, x2 का मान 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान y है माइनस का y2 का मान 1 है का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास PA के बीच की दूरी हुई, बराबर सिंबल लगा दिया। अब PB के बीच की दूरी, तो ये हम मान लीजिए कि x1 y1 अब PB यानी x2 y2 हो गया। तो आप बताएं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदु हैं P और A, ये दोनों बिंदुएं तो है हमारे पास। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो बताइए P से लेकर A के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1 का मान हमारे पास कितना है जरा देखिएगा, x है माइनस x2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान कितना है y है माइनस y2 का मान 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा देखिएगा ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इस अंडर रूट को हटाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो। दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये दोनों तरफ से, यानी आप अंडर रूट करेंगे इधर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर आ जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके पूरी तरह से भाग जाएगा। आप बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे कह सकते हो कि छोटा ब्रैकेट लगा है तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लगा दीजिएगा। अब बताइए स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट लेके भाग जाएगा, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा। इधर से ये वाला स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 7, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल लगा दीजिएगा ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर वाई, बी की जगह पर 1। तो इधर इसी तरह हम करेंगे, तो ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इधर आ जाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2a और ये क्या हो जाएगा b। अब बताइए जरा देखिएगा, यक्स स्क्वायर बराबर ही देखिएगा, यहाँ पे सिंबल का है, क्या लगा है, बराबर का सिंबल लगा है, बराबर के इस साइड में एक्स स्क्वायर, इस साइड में एक्स स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया बचा कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस का 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का क्या हो जाएगा 2y, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 5 दूनी 10y हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, हम सारे जो चर राशियां हैं उनको एक तरफ करेंगे और अचर राशियों को एक तरफ करेंगे। जरा देखिएगा, इसको हम बाद में आपको बताएंगे, इसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे हमारे पास 49 और 1 कितना होता है 50, तो आप यहाँ पे लिखोगे 50, ठीक है, माइनस का, और माइनस का 14x माइनस का 2y, तो माइनस का 14x हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा हमारे पास 25 और 9 कितना होता है 34, तो ये हो जाएगा आपके पास 34 हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 10y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है आपको, चर राशियों का मतलब समझते हो, जिसके पास यक्स वाई हो उनको तो एक तरफ करना है और जिनके पास नहीं उनको एक तरफ करेंगे। जैसे ये माइनस का 14x लिखा है, ये माइनस में था इधर उठ के आया, प्लस का 6x हो जाएगा। माइनस का 2y था, ये माइनस में था इधर उठ के आ गया, प्लस का 10y हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों चर राशियाँ उठ के इधर आ गई, तो हमारे पास 50 था प्लस में, ये 34 ये तो लिखा और ये 50 प्लस में था उधर जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। अब बताइए 14x में 6x निकल गए तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 8x, काहे का माइनस का हो जाएगा। अब 10y में 2y निकल गया, कितना हो जाएगा 8y, काहे का प्लस का 8y हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का सिंबल है, 8y हो जाएगा, बराबर। अब 50 में 34 निकल गए, हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 16, काहे का 16, माइनस का 16, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का है। अब दोनों के पास से माइनस का 8 कॉमन कर लीजिएगा, जैसे ही माइनस 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का, और बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस का 2 बराबर, सॉरी x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ऐसे ही सवाल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, जैसे यदि बिंदुओं 4,1 तथा 1,0 के बीच की दूरी, यानी कोई बिंदु है हमारे पास, मान लीजिएगा ये ए बिंदु है और ये दूसरा बिंदु हमारे पास बी, तो ए के निर्देशांक हमारे पास 4,k है और बी के निर्देशांक हमारे पास 1, क्या है 0 है। इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, ये दिया गया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बताइए, यानी ए बी के बीच की दूरी हमारे पास है हल क्वेश्चन, यानी बिंदुओं, आप यहाँ पे भाषा लिख सकते हो, बिंदुओं ए यानी 4 के तथा बी 1, 0 के बीच की दूरी के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास बोलिएगा, 5 मात्रक है। ठीक है, 5 है, 5 मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये हो गया। अब बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको अभी जस्ट बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, तभी आया होगा 5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी निकाला होगा, तभी तो 5 आया होगा। अब आ जाइए √, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो जरा देखिएगा, x1 का मान 4 है, माइनस x2 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान k है, माइनस का y2 का मान 0 का होल स्क्वायर बराबर 5, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कहीं डालिए। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, जरा देखिएगा, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक हमने वर्ग कर दिया, इधर 5 का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। 3 में 1 निकल गया, 4 में 1 निकल गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और k - 0 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर ये वाला हटेगा तो √ लेके पूरा भाग जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस का क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो k स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 9, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो √ लग जाएगा, तो k बराबर √16, तो k का मान, जब भी कोई चीज़ √ से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस का और 16 का वर्गमूल का होता है 4, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिएगा ये इस क्वेश्चन में कहता है सिद्ध करो कि चतुर्भुज ABCD में जिसमें A, ये B, ये C तथा ये D के निर्देशांक है। ठीक है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब कोई एक ऐसा चतुर्भुज बना दीजिएगा, जैसे हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ये हमारे पास एक चतुर्भुज हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब बताइए A के निर्देशांक हमारे पास कितना है 3, 1 है, और B के निर्देशांक हमारे पास 0, -2 है, और C के निर्देशांक हमारे पास 1, 1 है, और D के निर्देशांक हमारे पास 4, 4 है। अब आपको ये बताना है, ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो फिर उसके बाद सवाल लगाया जाए। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बच्चों को ये नहीं पता होता कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन कराएंगे, बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज सबसे पहले डिफिनीशन लिखाएंगे। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं क्या हों बराबर हों, तथा विकर्ण बराबर न हो, तथा विकर्ण बराबर न हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समझिएगा क्वेश्चन का मतलब अर्थ समझिएगा।
मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की ये भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। और साथ में ये जो विकर्ण हमारे पास, ये विकर्ण दिखाई पड़ रहा है, ये विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण की लंबाई के बराबर ना हो। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये जो बिंदुएं हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक को फॉलो कर रही हैं, पता है, प्रदर्शित कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी भुजाएं निकालेंगे, ए बी भुजा निकालेंगे, फिर बी सी भुजा निकालेंगे, फिर सी डी, फिर डी ए। तो सबसे पहले हम करते हैं यानी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। तो भुजाएं पहले निकालेंगे, तो भुजा ए बी बराबर हम निकालेंगे। तो ए और ये बी, ये दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस बिंदु के निर्देशांक ये है और इस बिंदु के निर्देशांक ये है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। बात आ रही समझ में? चलिए अब हम निकालेंगे ए बी यानी भुजा ए बी। क्या निकालेंगे, भुजा ए बी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए भुजा ए बी निकाल रहे हैं। तो बराबर अंडर रूट लगाएंगे, ये x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x1 का मान 3, x2 का मान 0, तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान 1 माइनस y2 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, 3 में 0 निकल गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस का 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 18, यानी भुजा ए बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 18 आ जाएगा। चलिए भुजा ए बी तो निकल आई है, अब हम किसकी निकालेंगे, अब कौन सी भुजा निकालेंगे, अब बी सी भुजा निकालेंगे, यानी भुजा बी सी, भुजा बी सी निकालेंगे। चलिए अब इसको मान लीजिएगा x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है आपको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर, तो हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। कितना होता है 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10, यानी बी सी का मान कितना निकल के है अंडर रूट 10। अच्छा अब निकालेंगे भुजा अब सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता है, ये सी डी है x1 y1 और इसको मान लीजिएगा x2 y2। सी और डी ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो x1 का मान 1 है माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान 1 है माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा जो सी डी निकल के आ रही है वो 4 में 1 निकल गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 4 में 1 निकल गया 3 का है कि 3 माइनस 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। देखिएगा ये भी अंडर रूट 18 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब कौन सी भुजा निकालेंगे, डी ए भुजा निकालेंगे। अब हम निकालेंगे डी ए भुजा, तो इसको मान लीजिएगा x1 y1 और इसको मान लीजिएगा x2 y2। अब निकालेंगे भुजा डी ए। चलिए डी ए भुजा निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास डी और ए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो डी ए भुजा निकल के आएगी वो आ जाएगी 4 में 3 निकल गए 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का 4 में 1 निकल के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारे पास अंडर रूट कितना हो जाएगा 10।
जरा गौर से देखिएगा, तो हमारे पास ये ए बी भुजा की लंबाई और सी डी सी भुजा की लंबाई, ए बी और डी सी, ये दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। जरा देखिएगा, ए बी की लंबाई √18 और सी डी की लंबाई यानी डी सी की लंबाई √18, दोनों बराबर आई। इधर से देखिएगा बी सी की लंबाई और ए डी की लंबाई, यानी बी सी की लंबाई हमारे पास √10 और ए डी की लंबाई हमारे पास √10, दोनों हमारे पास बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण, क्या निकालेंगे, विकर्ण ए सी की लंबाई, विकर्ण ए सी। हाँ, तो अब ए और सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमारे पास x1, आप इसको बना लीजिएगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो x1 का मान हमारे पास हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा, तो टोटल निकल के आएगा ए सी बराबर 3 में 1 निकल गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 में 1 निकल गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो हमारे पास √4 आ जाएगा और √4 का वर्गमूल आप बता सकते हो 2 हो गया। अब किसकी बारी आ रही है, अब हम बी डी विकर्ण, यानी दूसरा विकर्ण, ये जो दूसरा विकर्ण हमारे पास है यानी विकर्ण बी डी, विकर्ण जो हमारे पास बी डी है। अब इसकी लंबाई निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2 और x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। ठीक है, अब बताइए x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 यानी 4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 और -2 -6, सॉरी -2 -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 कितना होता है 52, √52 आ जाएगा। जरा देखिएगा, हमारे विकर्ण दोनों बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, अतः आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको, भुजा, ठीक है, तो भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी बराबर भुजा किस भुजा के बराबर है, भुजा ए बी किसके बराबर, भुजा सी डी के बराबर है, और भुजा बी सी जो है वो बराबर भुजा किसके है, वो बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। और विकर्ण, विकर्ण ध्यान दीजिएगा, विकर्ण ए सी, विकर्ण क्या है ए सी बराबर विकर्ण, क्या दोनों विकर्ण बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, यानी विकर्ण बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। अतः यह चतुर्भुज, अतः यह चतुर्भुज, यह चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, बस दैट्स ऑल, बस इतना आपको करना था, इतना आपको करना था, इतना कर लोगे तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6 0 3,0 तथा 9,8 है, तो सिद्ध करो कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले ये जानना होगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा देखिएगा परिभाषा से ही पता चलता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजाओं वाला, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज ही हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बता रहे समझ में। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी आपको हम डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन यानी क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बराबर हों क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई, तो इसको भी जान लो। ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसा त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समझिएगा, तो आपको हमने समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों की परिभाषा लिख दी, क्योंकि जब तक आपको डिफिनीशन नहीं पता होगा तब तक आप क्या सिद्ध करना है आप समझ ही नहीं पाओगे। तो हमने क्या बना दिया है कि त्रिभुज हमने ऐसे ओरल में बना दिया, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए के निर्देशांक आपके पास दिए गए हैं, मान लीजिएगा ए के निर्देशांक है -5,6 और बी के निर्देशांक हमारे पास दिया गया है 3,0 और सी के निर्देशांक हमारे पास 9,8 दिया गया है। ये 9,8 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी त्रिभुज भुजा? ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी की क्या ज्ञात करेंगे? भुजाएं। चलिए भुजाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले भुजा ए बी ज्ञात करेंगे। अब ए बी ज्ञात करने के लिए ए एक बिंदु है, बी भी एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो भुजा ए बी निकल के आएगी, तो x1 का मान -5 है, माइनस x2 का मान 3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, क्योंकि दो बिंदु हैं a और b के बीच की दूरी निकालना है हमें। तो x1 का मान -5 और x2 का मान क्या है? 3 है। तो x1 का मान -5 माइनस लगा दिया और x2 का मान क्या रख देंगे? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो आएगा -5 -3 -8 और -8 का स्क्वायर जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 64 और 36 होता है कितना? 100। तो हमारे पास वो भी क्या है, अंडर में हम ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं कि ए बी का मान हमारे पास √100 निकल आया। अब आप किसका मान निकालोगे? आप बी सी का मान निकालोगे, यानी भुजा आप बी सी निकालोगे। तो बी सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला इसमें भी लगने वाला है। तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि अब हमको किससे मतलब है? हमको x1 y1, हमको x2 हमको y2 से मतलब है। अब x1 का मान हमारे पास कितना है? 3 माइनस x2 का मान कितना है? 9 का होल स्क्वायर, प्लस का y1 का मान कितना है हमारे पास? 0 माइनस y2 का मान कितना है? 8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल जो आंसर निकल के आएगा, तो 9 में 3 निकल के कितना हो जाएगा? 6। अब -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 में 3 निकल गया, -6 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? √100। तो यानी भुजा BC का मान कितना निकल के है? √100। अब किस भुजा का मान निकालेंगे? यानी भुजा AC। अब AC निकालने वाले हैं, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मान लीजिएगा x1 y1 x2 y2, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x1 का मान हमारे पास कितना है?
माइनस का 5 माइनस x2 का मान कितना है 9। x2 का मान कितना है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो ये देखिएगा x1 माइनस x2 का मान 9 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान हमारे पास कितना है 6 माइनस y2 का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल जो मान निकल के आएगा माइनस का 5 माइनस का 9 तो माइनस का 14 हो जाएगा और माइनस 14 का वर्ग 196 होता है प्लस 8 में 6 निकल गए 2 काहे का 2 माइनस का 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। जरा देखिएगा हमारे पास भुजा ए बी और भुजा बी सी की लंबाई दोनों की लंबाई है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इससे ये पता चल गया ये समद्विबाहु हो गया। अब ये देखते हैं कि अब इसको पाइथागोरस प्रमेय पर लागू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा समद्विबाहु के साथ साथ। समद्विबाहु क्यों हुआ क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। क्यों क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। अब बताइए पाइथागोरस क्यों लगाया क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तीनों भुजाओं में से ये आपके पास पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है AC। आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए बराबर होना चाहिए किसके अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा कौन सी बची AB बची है, यानी AB का वर्ग प्लस का BC का वर्ग। इन दोनों के भुजा के योग के बराबर आना चाहिए, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों हुआ क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। साथ में समकोण क्यों हुआ क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो AC का मान हमारे पास AC का मान कितना है अंडर 200 निकल के आया है। तो यहाँ 200 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग जाएगा तो 200 आ गया। अब इधर ये कौन सा पक्ष है LHS है। अब हम आ जाते हैं RHS में थोड़ा देख लेते हैं। AB का मान कितना है अंडर 100 रख दिया का स्क्वायर कर दिया। देखिएगा AB का मान अंडर 100 का स्क्वायर कर दिया प्लस का BC का मान कितना है अंडर 100 का स्क्वायर करके देखिएगा BC का मान हमारे पास कितना है अंडर 100 का स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग गया, स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग गया। तो 100 प्लस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। तो देखिएगा LHS बराबर क्या मिला हमको RHS मिला। अतः यह त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख डालो कि हमारे पास भुजा AB बराबर भुजा BC दो भुजाएं बराबर हैं इस त्रिभुज में और साथ में बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग प्लस का BC के वर्ग के बराबर है। अतः यह त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है एक क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। दैट्स ऑल काम खत्म। बता रहे समझ में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलिए अब देखिएगा ये इस क्वेश्चन को। अब ये टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो इस टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, इसको बच्चे को लगाना चाहिए था। जैसे देखिएगा हमारे पास लिखा है 5 cot थीटा बराबर 12। तो हमारे पास हल करते हैं। लिखा था 5 cot थीटा बराबर कितना था 12 था। तो आप ये बताइए 5 गुणे में था इसको बटे में कर सकते हो। तो हमारे पास cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5/12। अच्छा बताइए cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। cot बराबर आधार ये हो जाएगा आधार बटे लंब नीचे वाला लंब। इसका मतलब हमारे पास आधार कितना हुआ है आधार आपके पास है 5 और लंब आपके पास कितना है 12 हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि जब तक तीसरी भुजा यानी कण आपको नहीं पता होगा तब तक आगे सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब कण का मान हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आधार का मान 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, तो दोनों को जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कण का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा कण। तो कण का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, 13। हमें मान किसका चाहिए था, हमें चाहिए था कॉसेक थीटा प्लस का सेक थीटा का मान चाहिए था। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कण बटे लंब, ठीक है। ओ अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक गलती हो गई, ये 5 बटे, ये 5 गुणे में था, इधर आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो 5 गुणे में था, इधर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 बटे 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका जो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आधार कितना हो जाएगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो, चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो अब बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है, सॉरी कण बटे लंब होता है, प्लस का सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार होता है। तो हमारे पास इधर आ जाइए, कण का मान हमारे पास कितना होता है, देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर, आप पता होगा लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो आपके पास कॉसेक थीटा बराबर कण बटे लंब होता है, कण बटे लंब प्लस और कण बटे आधार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कण का मान कितना है हमारे पास, बोलिएगा, कण का मान है 13 बटे लंब का मान हमारे पास 5 प्लस का इधर आ जाए, कण का मान 13 बटे लंब आधार का मान 12। तो हमारे पास इनका दोनों का लासा निकालेंगे तो 12 और 5 का लासा 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिएगा, 12 3 36 की 6, 12 3 36 की 6 हासिल लाया 3, 12 का नंबर 12 3 15 हो जाएगा, प्लस का 13 पचे 65 हो जाएगा। तो दोनों को आपस में जोड़ोगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 5 11 1, 12 12 की 2 हासिल लाया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 221 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है tan a बराबर दिया है हमारे पास, tan a बराबर 1 दिया गया है और यहाँ पे tan b बराबर √3 दिया गया है। अब बताइए tan के पदों पर एक मान कितने पर होता है, यानी tan वाले पदों पर, यानी tan वाली लाइन पर एक मान कितने पर होता है, तो आप कहोगे tan 45 पर होता है। कितने पर होता है, 45 डिग्री पर। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार tan के पदों में tan b लिखा है, b लिखा रहने दो, तो tan के पदों में √3 मान कितने पर होता है, tan 60 पर होता है, 60 अंश पर। तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। हो गया। अब चलिए हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें मान ज्ञात करना था, चलिए cos a cos b माइनस का sin a और sin b का मान ज्ञात करना था हमें। अब बताइए cos लिखेंगे, a की जगह पर हम 45 डिग्री रखेंगे, cos b लिखेंगे, b की जगह पर 60 डिग्री रखा जाएगा, माइनस का sin लिखेंगे, a की जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखा जाएगा, और sin b की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है गुणे, और cos 60 का मान हमारे पास कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, लिख दिए, माइनस का इसका मान sin 45 का मान 1/√2 होता है गुणे, और sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो हम एक एक अन्ना में 1 हो जाएगा बटे 2 √2 को √2 से गुणा किया तो 2 √2 हो गया, √3 इक्यावन √3 हो जाएगा बटे इनको गुणा किया तो 2 √2 हो जाएगा। तो दोनों के हर बराबर है लासा
दोनों के हर बराबर 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, दोनों के हर बराबर हैं। लासा लिख दिया, ऊपर जैसा लिखा था वैसे लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, अब यहां पे क्या कहता है, जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी हमारी आवाज़ आप लोगों तक मतलब थोड़ा गड़बड़ पहुंचती होगी आवाज़ है, क्योंकि मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन तो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत छाले पड़े हैं मुंह में, तो इस वजह से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो समझने की कोशिश जरूर करेंगे बच्चे। जैसे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कहता है tan a प्लस का b बराबर का दिया गया, हल करते हैं। यहां पे लिखा है tan a प्लस का b बराबर अंडर रूट 3। अब बताइए, यहां पे हो जाएगा tan a प्लस का b लिख दीजिएगा, पहले तो पूरा लिख देंगे। बताइए tan के पदों पर अंडर रूट 3 मान कितने पर होता है, तो आप तुरंत लिखेंगे tan 60 पर होता है। तो tan से tan कैंसिल नहीं किया जाता, तुलना की जाती है। तो tan है और a प्लस बी की जगह पर कितना लिखा, 60, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस का b, यानी तुलना करने पर आप लिख सकते हो, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको बना देने का समीकरण नंबर 1। अब इधर इसी प्रकार हमारे पास आ जाएंगे tan a माइनस का b बराबर कितना है, 1/√3 दिया गया है दूसरा वाला। तो tan लिखेंगे, a माइनस का b लिखेंगे। बताओ tan के पदों पर 1/√3 मान कितने पर होता है, tan 30 पर होता है, तो आप यहाँ पे 30 रख दीजिएगा। तो आपके पास a माइनस का b बराबर कितना आ जाएगा, तुलना करने पर, किससे, तुलना करने पर। आप ऐसे लिखना, ठीक है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। तो हमारे पास a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, 30। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर डालिएगा, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अब इन दोनों को हल करेंगे, a प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा, 60, और a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 और ये 2। बताइए दोनों को आपस में जोड़ा जाए कि घटाया जाए, तो जो आप यहाँ पे चाहे जोड़िए और चाहे तो घटाइए। जोड़ने पर देखिएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 60 और 30 होता है 90, 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो a बराबर हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा, a बराबर 45। आप क्या करोगे, a का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, आप जब समीकरण 1 में रखोगे तो हमारे पास a की जगह पर कितना रखेंगे, 45, प्लस का b लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 90। सॉरी, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है तो 60 लिखेंगे। प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो b का मान हमारे पास आ जाएगा, 60 में 45 को घटाओगे तो 15, तो ये रहा b का मान और ये रहा हमारे पास a का मान। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, है ना आसान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है ये वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, एक वृत्ताकार क्षेत्र पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय यानी खर्च 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जोताई कराने का खर्च ज्ञात करो। यानी एक वृत्ताकार, आप कह सकते हो कि हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, खेत है। बाढ़ का मतलब यह कह लीजिए कि बाढ़ का मतलब होता है कि मेड़ रखवा लीजिए, प्रति मीटर बोला है ना, तो इसका मतलब या तो मेड़ लगवा रहा है या तो इस वृत्ताकार खेत के चारों ओर तार लगवा रहा है। तो तार लगवाए या मेड़ लगवाए तो इसका मतलब उसकी क्या है, निश्चित कर रहा है, दायरा, यानी उसकी ये क्या है, परिधि। परिधि में तो तार लगवाएगा या परिधि में तो मेड़ रखवाएगा, बता रहे समझ में। तो कुल खर्चा कितना रुपया निकल के आया हमारे पास, 5280 रुपये। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि 24 रुपये, क्या बोला है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से
बाढ़ लगाने का खर्च, लगाने का खर्च, खर्च कितना है हमारे पास 5,280 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझना 5,280 रुपये है। सोचिए कैसे आया होगा। पक्का है कि उसने पहले तो खेत की परिधि को निकाला होगा। खेत की क्या निकाला होगा? खेत की, वृत्ताकार खेत की परिधि। अब परिधि को तब जाके 24 से गुणा किया होगा, तब जाके आंसर 5,280 आया होगा। क्योंकि परिधि में तो रखवाना है उसको, मेड़ या तार लगवा लीजिएगा, है ना। तो वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि गुणे प्रति मीटर लगाया गया खर्च, प्रति मीटर की दर से खर्च, दर से खर्च, तब जाके पैसा निकला होगा 5,280 रुपये खर्चा आया होगा, तभी तो आया होगा। अब सोचिए वृत्ताकार खेत की परिधि का सूत्र होता है 2πr गुणे खर्चा का है 24 रुपये। ठीक है, और टोटल यानी वृत्ताकार खेत की परिधि निकाल करके उसमें 24 से गुणा किया होगा। गुणा करने के बाद तभी तो 5,280 रुपये निकल के आया है, रुपया निकल के आया है। ठीक है, रुपये प्रति मीटर बोला है, रुपये प्रति मीटर, 24 रुपये प्रति मीटर। मीटर चला जाएगा ऊपर और 24 चलाएगा नीचे, तो 2 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 रखा जाएगा, गुणे r लिखेंगे, 24 गुणे में था, बटे में आ जाएगा तो बराबर, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा और 24 रुपये नीचे आ जाएगा। तो 5,280 रुपये गुणे मीटर आप कह लीजिएगा, बटे 24 रुपये। रुपये से रुपये कैंसिल, 24 दूना 48 होता है, बचे इसके पास 4, फिर 24 दूना 48, फिर एक 0 कर देंगे। 22 दहम्मा 210, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकल के आया? 35 मीटर निकल के आया, क्योंकि मीटर बचा है। तो यानी त्रिज्या, यानी वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है ये कितना निकल के आया? 35 मीटर निकल के आया। इतनी बात समझ में आई? आ गई? अच्छा, चलिए वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हमको पता चल गया, क्योंकि जब तक त्रिज्या नहीं पता चलेगा तब तक हम खेत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। आप सोच रहे होंगे खेत का क्षेत्रफल क्यों निकालने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि खेत को जोतवाना है आपको, ये पूरा खेत जोतवाना है, ये पूरा खेत जोताई करना है, तो खेत का क्षेत्रफल तो निकालना जरूरी है कि कितना जोताई करवाना है, हमारा खेत है कितना। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 रखोगे और आर स्क्वायर लगा है, तो आर का मान हमारे पास 35 है, गुणे कितना कर दोगे? 35, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 22 पंचे 110 गुणे कितना कर देंगे? 35, और जो भी निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमारे पास 3500, 35 से का नाम 35 की 5 हासिल लगा 3, 35 से का नाम 35, 35 3 38, इतने वर्ग मीटर आया है। यानी हमें हमारा जो खेत है, ये जो हमारा वृत्ताकार खेत है वो 3850 वर्ग मीटर का है। और 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च जानते हो कितना आ रहा है? 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च 0.50 रुपए आ रहा है। यानी अगर सिर्फ आप 1 वर्ग मीटर जोताई करते हो खेत में, तो उसका जो खर्चा आता है 0.50 रुपए आता है। लेकिन तुम्हें तो एक नहीं, तुम्हें तो पूरा खेत जोतवाना, और पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना है? 3850 वर्ग मीटर है। तो 1 वर्ग मीटर जोताई का खर्च इतना है, तो इतने वर्ग मीटर जोताई का खर्च ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 3850 वर्ग मीटर जुताई का खर्च, जुताई का खर्च। तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, 3850 गुणे 0.5, पीछे शून्य का कोई मात्रा नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। और जो भी आएगा वो काहे में आएगा? रुपए में। चलिए गुणा करते हैं। 500, 55 की 5 हासिल आया,
2 15 40 2 42 42 के 2 हासिल हुआ 4 5 3 15 15 4 19। पीछे से क्या अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो हमारे पास टोटल खर्चा कितना आ गया, इतना आ गया 1925 रुपये आ जाएगा टोटल खर्चा। जब इसको गुणा करोगे तो 1925 रुपये तुम्हारा टोटल वृत्ताकार खेत का जो जोताई का खर्च है वो कितना निकल आया, 1925 रुपये आ जाएगा। अब ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये है, कहता है एक मोटरसाइकिल, आप जानते हो मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, वृत्ताकार। उस मोटर कार के पहिए की जो त्रिज्या है वो हमारे पास 35 सेंटीमीटर का है। कितना है, 35 सेंटीमीटर। यानी मोटा का वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, वृत्ताकार पहिए की जो त्रिज्या है कि त्रिज्या वो हमारे पास कितना है, वो आपके पास 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है यदि मोटरसाइकिल की चाल, यानी मोटरसाइकिल की चाल कितनी है, वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मात्रक बहुत बराबर होना चाहिए। जैसे सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बनना चाहिए। तो चलिए, और घंटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी, तय की गई दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 66 किलोमीटर। जैसा आप लोग कहते नहीं हो कि अरे हमने तो बहुत तेज गाड़ी चला के आए, हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैं, तो इसका मतलब प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में तुमने 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाते थे। तो वैसे है 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बनाओ, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 66 लिखोगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर, यहाँ पे 66 लिख लिया और गुणे में 1 है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये मीटर में हो गया। क्यों, कैसे हुआ, तो इधर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारे पास 66 एकन्नम 66 हो जाएगा और ये 0 लगा दीजिएगा। अब 1 मीटर लिखा है, यहाँ पे गुणे में 1 छुपा है। अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। चूंकि यहाँ में भी लिख दे रहे हैं आपको 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये दैट्स ऑल हो गया। चलिए, अब टोटल जो हम कैलकुलेशन करेंगे 66 एकन्नम 66 हो जाएगा और 5 शून्य आप लगा दीजिएगा, इतने ही सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर इतना, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में तय की गई क्या दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना कह सकते हो आप, यहां पे इतना कह सकते हो। अब लेकिन उसने हमसे पूछा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो पहले तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो अब ये देखा जाए कि 1 मिनट में 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर इतना, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी। अब देखिएगा 60 मिनट 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। अब 60 मिनट को 60 को गुणे में था, बटे में कर देंगे तो ये जो हमारे पास लिखा है 66 लाख, अब बटे कितना कर दीजिएगा 60, ये भी सेंटीमीटर में, और 60 गुणे में था बटे में आ गया, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। क्या 0 लग जाएंगे, 4 0 लगा दीजिएगा, हो गया। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता था, 1 मिनट में 1,10,000 किलोमीटर की दूरी, 10,000 सेंटीमीटर की दूरी करता था, इतनी दूरी तय करता था। ठीक है, तो कौन दूरी तय करता था, पहिया किस प्रकार तय करता था, चक्कर लगाकर, किस पर चक्कर लगाता था, अपनी परिधि पर चक्कर लगाता था। 1 मिनट में वो इतने सेंटीमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अब निकालेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि क्यों निकाल रहे हैं बता सकते हो, क्योंकि पहिए की परिधि इस वजह से, क्योंकि पहिया तो नाच रहा था, यही तो राउंड अप कर रहा था, चक्कर किस में लगाता, अपनी परिधि में, तो पहिए की परिधि निकाल लेते कि पहिए की परिधि है कितनी। परिधि का सूत्र होता 2 पाई r,
तो 2 रखोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे और आर का मान 35 रखोगे, क्योंकि त्रिज्या आपके पास 35 दिया गया है। 7 × 5 35 हो गया, 22 × 5 110, 110 को 2 से गुणा करोगे तो 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गए पहिए की परिधि। अब 1 मिनट में चक्रों की संख्या, 1 मिनट में पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर। तो पहिए की परिधि देखिएगा, 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय किया था उसने? 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई क्या बेटा? दूरी। 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता था? 1,10,000। तो यहां पे लिखोगे 1,10,000 बटे, अब पहिए की परिधि क्या है हमारे पास? 220। 0 से 0 कैंसिल किया। अब इसको काट लीजिएगा, 11 से 11 दूनी 22 और 11 × 9 11, 11 × 9 11, 3 0 लगा दीजिएगा। 2 से काटोगे तो 2 × 9 2, 2 5 10, 500 आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया? 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या 500। यानी जब कोई आपका गाड़ी आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले और पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो, तो पहिया 1 मिनट में 500 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा? 500 चक्कर लगाएगा और 1 मिनट में वो 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। बता रहे समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। वलयाकार का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी अंतः परिधि 440 तथा बाहरी परिधि 506 है। मतलब वलयाकार का मतलब है कि बीच में नहीं, ये वलयाकार होता है, जैसे चूड़ी होती है वलयाकार होती है, ठीक है। तो ये मार्ग है, इस पर दौड़ा जाता है, यहाँ पर सभी बच्चे दौड़ते हैं। आपको मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको दिया क्या गया गया है? कहता अंतः परिधि, इसकी परिधि, ये वाली परिधि दिखाई पड़ा। अंतः परिधि यानी वृत्ताकार मार्ग की अंतः परिधि, यानी वृत्ताकार मार्ग की अंतः परिधि, वृत्ताकार मार्ग की अंतः परिधि। तो अंतः परिधि हमारे पास कितना है बेटा? अंतः परिधि 440 मीटर का है, ठीक है। अंतः परिधि, ये अंतः परिधि है, ये वाली अंदर वाली परिधि, ये परिधि, और ये बाहरी परिधि है। और ये कितना दिया गया हमारे पास? बाहरी परिधि 506 मीटर का दिया गया है, ठीक है। अंतः देखो बाहरी परिधि, ये परिधि है ना, इसकी बाहर वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम R1 बना देते हैं। जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या को हम R2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? R2। अब देखिएगा ये R1 है और ये क्या है? R2 है। यहां देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है? R1 है, और यहां से लेकर यहां तक R2 है। अगर हम R1 में हम R2 को माइनस कर देंगे तो मार्ग की चौड़ाई हमें पता चल जाएगी। लेकिन हमें तो पहले तो त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे बताइए? बाहरी परिधि, अब बाहर वाला दिखाई पड़ रहा परिधि, इसकी त्रिज्या को हमने काहे से डिनोट किया है? R1 से। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। अब परिधि है बाहरी परिधि R1 बराबर 506 मीटर का हो गया। 2 लिखोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे और गुणे R1 बराबर 506 मीटर का हो जाएगा। अब देखिएगा 22 का नम 22, 22 दूना 44, बचे कितना इसके पास? 6, 22 नहीं 66 हो जाएगा। अब ये चला जाएगा 7 से गुणा हो जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा। तो R1 बराबर 7 तरीके का इसकी 1 हासिल है, 7 तरीके का इसकी 1 हासिल है 2, 7 दूनी 14 2 16 और बटे कितना हो जाएगा? 2। ये गुणे में था, बटे में आ गया। तो R1 का मान हमारे पास इतना निकल के आया।
बात आई समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो R1 बराबर 2 अठी 16, 0 लगा के 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 80.5 मीटर हो जाएगा। गुणा समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो 22 एक नम 22, 22 दूना 44 हो जाएगा, बचे इसके पास 6, तो 22 तई 66 हो जाएगा। गुणा कर दिया, 7 चला जाएगा, 7 तरीके 21, इनसे गुणा करके गुणे में बटे में कर दिया, तो 80.5 R1 का मान निकल आया। ठीक है, अब ये तो बाहरी परिधि हुई। अब अंतः परिधि हमारे पास, अंतः परिधि को हमने कहा है परिधि अंतः, ये अंदर है ना, परिधि का सूत्र होता है 2πr। लेकिन बताइए अंतः के लिए r का प्रयोग हमने R2 से किया है, यानी 2πr2 बराबर कितना दिया गया? 440। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि 2πr2 बराबर कितना है हमारे पास? 440 मीटर का है। तो आप यहां पे लिखोगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे R2 बराबर कितना हो जाएगा? 440 मीटर का हो जाएगा। तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 एक नम 2 10 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, यानी R2 का मान कितना हो जाएगा? 70 मीटर हो गया। अब निकालेंगे मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई, तो मार्ग की चौड़ाई किस प्रकार निकालोगे? अब बताइए, पूरे यहां से लेकर के यहां तक में अगर हम R2 को घटा दिया जाएगा, हटा दिया जाए, तो मार्ग की चौड़ाई निकल आई। तो यानी मार्ग की चौड़ाई R1 माइनस का R2, R1 का मान 80.4 माइनस का, और इसका मान कितना है? सॉरी, R2 का मान 70 दशमलव, आप 0 लगा लीजिएगा, 4 में 0 निकल गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 80 में 70 निकल गया 10 आ जाएगा, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ये मार्ग की चौड़ाई आपके पास निकल आई। ठीक है, अब निकालेंगे इस जो मार्ग है, इस मार्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है, ये क्षेत्रफल। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? ये जो पहला बाहरी वृत्त है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जब बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। जरा देखिएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। बाहरी का मतलब ये पूरा वाला वृत्त पकड़ के इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरा निकल आया। माइनस का अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। अब अंतः वृत्त का क्षेत्रफल यानी बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में हम अंदर वाला, जो ये अंदर वाला वृत्त था, इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, यानी हटा देंगे, तो बचा क्या हमारे पास? मार्ग ही मार्ग तो बचा, तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब बाहरी है तो R1 लग जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या थी? R1। माइनस का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr² था, अंता था अंदर वाला, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या थी? हमने क्या माना था? R2। दोनों के पास से पाई को कॉमन कर लीजिएगा। अब R1 का मान हमारे पास कितना है? 80.5। तो 80.5 का होल स्क्वायर माइनस का, और R2 का मान 70 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R2 का मान हो जाएगा। तो अब यहां पे पाई का मान 22/7 रखोगे, गुणे a² माइनस का b², यानी एक ब्रैकेट में 80 सॉरी यहाँ पे कितना है? 5 है। ओ यहाँ पे देखिएगा गलत हो गया, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो 4 कैसे लिख दिया? 80.5 है, तो ये निकल आया। ठीक है, तो अब 80.5 में हम 70 को घटाएंगे, यानी सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं a² माइनस का b², यानी एक ब्रैकेट में a प्लस का b हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, और एक ब्रैकेट में 80.5 माइनस का 70 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 22/7 गुणे, जोड़ोगे तो 8 7 15, 150.5 पाओगे, गुणे घटाओगे तो 10.5 पाओगे। तो 7 × 7, 7 × 7 बचे, इसके पर दशमलव लगा दिया, और 3 बचा, 7 बचे 35। अब गुणा कर डालिएगा, 22 पंचे 110, 10 के शून्य हासिल है 11, 22 0 0 हासिल 11, 11 की 1 हासिल है 1, 22 पंचे 110, 110 में एक और जोड़ देंगे तो 111, 111 की 1 हासिल है, बोलिएगा 111 की 1 हासिल है 11,
अब 11 22 का नंबर 22 22 11 33 हो जाएगा। अब पीछे से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। नहीं समझ में आया? गुणा समझ में आया? 25 22 पंचे 110 की शून्य हासिल है 11, 22 0 0 हासिल 11, 11 की एक हासिल है 1, 22 पंचे 110, 110 में एक और जोड़ देंगे 111, 111 की एक हासिल है 11, 22 का नंबर 22, 22 और 11 33। अब गुणे कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल रहा है? मार्ग का क्षेत्रफल। 15 0 0, इसको दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं, काम खत्म कर दीजिएगा ऐसे। आप बताइए 15 का नाम 15 की 5 हासिल है 1, 15 का नाम 15, 15 1 16 की 6 हासिल है 1, अब 15 तय 45 1 46 की 6 हासिल है 4, अब 15 तय 45 45 और 4 49। पीछे से क्या अंक बाद दशमलव लग जाएगा? एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और जो भी क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। किसका? मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल आपका इतना निकल के आएगा, यानी 4966.5 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में जरूर आया होगा, आपने समझा होगा। जिन बच्चों ने क्या गलतियां किया, उससे गलतियों से आपने सीखा होगा कि हमने कौन कौन सी गलती की है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।